जी हाँ मेरे आइए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत.com में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, जो क्लास 10th में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग देख लेंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था, यानी जो अज्ञेय थे उनका जन्म कब हुआ था। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1911 ईस्वी में, जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दिनकर के किस कृति पर यानी कौन से रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यानी दिनकर जी के यानी जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनके कौन से रचना पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन नंबर ए रश्मि रथी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृति के 4 अध्याय, ऑप्शन नंबर सी उर्वशी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा रेणुका। तब बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बोलिए। इतना होगा दो का आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी उर्वशी पर जो रामधारी सिंह दिनकर थे उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। उसके बाद तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विद्या, यानी जो नौबत खाने में इबादत है वो कैसा है, कहानी है, निबंध है, व्यक्ति चित्र है या साक्षात्कार है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ये क्या था व्यक्ति चित्र है ये सभी। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रेमघन अपना आदर्श किनको मानते थे, यानी जो बद्री नारायण चौधरी जो प्रेमघन थे वे अपना आदर्श किनको मानते थे। ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तब बताइए 4 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी जो थे वे अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। उसके बाद देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है भारत माँ के श्रेष्ठ सुख की तुलना कवि ने किससे की, यानी जो भारत माँ की जो श्रेष्ठ जो मुख की जो तुलना है वो कवि ने किससे की है। ऑप्शन नंबर ए सूर्य से, ऑप्शन नंबर बी कंचन, ऑप्शन नंबर सी पुष्प, ऑप्शन नंबर डी छायायुक्त छंद से। तो चंद्र से। बताइए इसमें से कौन हो जाएगा 5 के आंसर, जल्दी से फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में बोलिए कितना हो जाएगा। 5 का डी हो जाएगा, यानी छायायुक्त छंद से, यानी छायायुक्त चंद्रमा के समान भारत माँ की जो क्या है मुख की तुलना करते हैं कवि। उसके बाद बताइए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिट्टी की अबोध मूर्ति क्या है, यानी जो मिट्टी की अबोध मूर्ति है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए नेता, ऑप्शन नंबर बी जनता, ऑप्शन नंबर सी अधिकारी और मंत्री। तो बताइए 6 का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो मिट्टी की क्या है अबोध मूर्ति है। उसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिरोशिमा कविता यानी 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण कर दिया, यानी जो हिरोशिमा कविता है वो किसके बारे में बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, प्राचीन सभ्यता की खुशहाली का, आधुनिक सभ्यता के विकास का, प्राचीन सभ्यता का मानवीय विभीषिका का, आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीयता विभीषिका का। तो बताइए 7 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आधुनिक सभ्यता की दुर्दांता मानवीय विभीषिका को ये दर्शाता है। तो जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, 8 नंबर क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान के साथ यानी किस मुस्लिम पर्व का साथ जुड़ा हुआ है, यानी बिस्मिल्लाह खान के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर है ईद का, ऑप्शन नंबर बी बकरीद का, ऑप्शन नंबर सी शब बारात का, उसके बाद चौथा नंबर क्या है मुहर्रम का। तो 8 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए 8 का कितना हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन नंबर डी, यानी मुहर्रम के समय यानी जो बिस्मिल्लाह खान थे वे शहनाई वगैरह बजाया करते थे। उसके बाद 9 नंबर देखिए क्या लिखा है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है, यानी महात्मा गांधी के अनुसार यानी उनके अनुसार से जो बढ़िया शिक्षा होगा वो क्या होगा। तो बताइए ऑप्शन नंबर ए क्या है आध्यात्मिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी अहिंसक प्रतिरोध, उसके बाद डी क्या है साक्षात्कार। तब बताइए 19 का यानी 9 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से अहिंसक जो प्रतिरोध है वही गांधी जी का प्रमुख शिक्षा था। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए 10 नंबर क्या है, हमारी यानी वाणी कब विष के समान होता है, यानी जो हमारा वाणी है, जो हमारा बातें हैं, वो कब जहर के समान यानी विष के समान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राम नाम के बिना, ऑप्शन नंबर बी यानी तीर्थ यात्रा के बिना, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान के बिना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में फटाफट लिखिए। तो क्या हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर ए यानी राम नाम के बिना जो हमारा वाणी है क्या हो जाता है, विष के समान हो जाता है। यानी राम नाम के बिना अगर कुछ भी हम बोलते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो ये सभी किसके समान होता है, विष के समान होता है। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, राजखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था, यानी जो राजखान जहाँ मतलब लिखते थे कविता वगैरह, तो उस समय किसका राज्यकाल था, यानी उस समय के राजा कौन था। ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। तो बताइए 11 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो क्या होगा, जहांगीर था, यानी जहांगीर के काल में थे कौन, जो रसखान थे वही। तो क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा, यानी रसखान। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, कवि ने पर्जन्य किसे कहा, यानी जो कवि है उन्होंने पर्जन्य किसे कहा है। ऑप्शन नंबर ए कृष्ण को, ऑप्शन नंबर बी सुजान को, ऑप्शन नंबर सी बादल को, ऑप्शन नंबर डी हवा को। तो बताइए 12 का आंसर कितना होगा, जल्दी से फटाफट। तो जो कवि है उसने पर्जन्य किसको कहा है, तो बादल को कहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 13 का। उसके बाद 14 नंबर में देखिए क्या लिखा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस अवस्था में संभव है, यानी जो साहित्य की परंपरा का अगर सभी अच्छे से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो कौन से अवस्थाओं में संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए सामंतवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर बी पूंजीवादी व्यवस्था में, ऑप्शन नंबर सी समाजवादी व्यवस्था में और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, उपयुक्त व्यवस्था में, यानी उपयुक्त सभी में। तो बताइए क्या होगा, 13 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या है समाजवादी व्यवस्था में। जो साहित्य का परंपरा, यानी साहित्य का सीधा संबंध किससे होता है, समाज से होता है, इसलिए जो साहित्य के परंपरा का अगर पूर्ण ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो समाज से ही हो सकता है। तो उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, 14 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936, 4 फरवरी 1935। तो फिर से एक बार देख लीजिए, 4 फरवरी 1938, 4 फरवरी 1937, 4 फरवरी 1936 और 4 फरवरी 1935। तो बताइए 14 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, 14 का ऑप्शन नंबर ए, यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे इनका जन्म 4 फरवरी 1938 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, यानी ला मादा मोजेल द आविन्यो किसकी कृति है, यानी जो यानी ल मादा मोजेल द आविन्यो किसकी रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर में है क्या, लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन नंबर बी पिकासो, ऑप्शन नंबर सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी विंसेंट यानी विंसेंट वैन गो। तो बताइए 15 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा, यानी पिकासो ने इसकी रचना की थी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ, यानी जो ला शत्रुज जो क्या था, यानी एक पुस्तक था, एक ग्रंथ था, उसका धार्मिक उपयोग कब से कब तक हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 11वीं सदी से, यानी 11वीं शताब्दी से फ्रेंच के क्रांति तक, उसके बाद 12वीं शताब्दी से फ्रेंच की क्रांति तक, 13वीं शताब्दी से फ्रेंच की क्रांति तक, 14वीं शताब्दी से फ्रेंच की क्रांति तक। तो बताइए 14 का आंसर क्या होगा, जल्दी से। 16 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताइए। 16 का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो 14वीं शताब्दी से फ्रेंच की क्रांति ईस्वी तक जो ला शत्रुज जो धार्मिक है उसका उपयोग हुआ था। उसके बाद आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 18 नंबर क्वेश्चन है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया, यानी मछली कहानी में कौन से वर्ग के लोगों का चरित्र चित्रण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए उच्च वर्गीय परिवार के, ऑप्शन नंबर बी मध्य वर्गीय परिवार के, ऑप्शन नंबर सी मध्य यानी निम्न मध्य वर्गीय परिवार के और ऑप्शन नंबर डी मध्य वर्गीय परिवार के। तो बताइए 17 का आंसर क्या होगा, जल्दी से। तो बताएं इसका क्या हो जाएगा, निम्न वर्गीय परिवार के बारे में चित्रण किया गया है मछली कहानी में। उसके बाद क्या लिखा है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला जाता है, यानी जो बहादुर था नौकर वो अपने मतलब लेखक के घर से
अपने मालिक के घर से अचानक उस घर को छोड़ करके क्यों चला जाता है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण। ऑप्शन नंबर बी माँ की याद आने के कारण। ऑप्शन नंबर बी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के में आए व्यवहार के परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए 18 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों ने ऐसा व्यवहार में परिवर्तन जैसे ही किया तो बहादुर जो है उस घर को छोड़ करके अपना तनख्वाह उनका पूरा छोड़ करके ही वो उस घर से चला गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? सहजात यानी सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए शस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्व के बंधन को, उपयुक्त सभी को। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 19 का कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अनजान स्मृतियों के, जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, उसी को क्या कहते हैं? समजात यानी सहजात यानी सहजात वृत्तियां कहते हैं। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिले, यानी जो नागरी लिपि है उसका जो स्टार्टिंग यानी शुरुआत वाले जो लेख है हमें कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी भारत से, ऑप्शन नंबर बी पश्चिमी भारत से, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से और ऑप्शन नंबर डी उत्तरी भारत से। तो बताइए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो क्या हो जाएगा 20 का आंसर? जो भी हमें नागरी लिपि का जो स्टार्टिंग वाला जो लेख था वो कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से ही मिला है, यानी दक्षिणी भारत से मिला है। उसके बाद देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? वेतमा यानी वेतमा दान पत्र किस समय का, यानी जो वेतमा जो दान पत्र है वो यानी दान पात्र है वो किस समय का? ऑप्शन नंबर ए 1020 ईस्वी के, ऑप्शन नंबर बी 1021 ईस्वी के, ऑप्शन नंबर सी 1022 ईस्वी के, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? 1023 ईस्वी। तो बताइए 21 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 1020 ईस्वी की जो वेतमा है वो दान पत्र है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे, यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे जो नाच गाना करते थे, नाच गाना करते थे, तो कौन से लखनऊ में कौन से भी यानी पीढ़ी के जो घराने थे यानी कलाकार थे, यानी जो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? ऑप्शन नंबर ए छठी पीढ़ी के, सातवीं पीढ़ी के, नौवीं पीढ़ी के और आठवीं पीढ़ी के। तब बताइए 22 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो वे सातवीं पीढ़ी के थे, यानी जो पंडित बिरजू महाराज थे वे लखनऊ घराने के सातवें पीढ़ी के क्या थे? कलाकार थे। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सीता के बेटों ने यानी सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 50 रुपये। ऑप्शन नंबर ए 50 रुपये, ऑप्शन नंबर बी 75 रुपये, ऑप्शन नंबर सी 100 रुपये और ऑप्शन नंबर डी 60 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी 50 रुपये देने का, यानी अपना अपना जो खर्च देने का निर्णय लिया था। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, यानी उत्तर भारत से जो नागरी लिपि के जो लेख थे वे कब से मिलने लगते हैं? ऑप्शन नंबर ए 8वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर बी 6ठी शताब्दी से, ऑप्शन नंबर सी 9वीं शताब्दी से और ऑप्शन नंबर डी 4थी शताब्दी से। तब बताइए 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी 8वीं शताब्दी से उत्तर भारत से जो नागरी लिपि के जो लेख है वो मिलने शुरू हो गए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 25 नंबर क्वेश्चन, बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था, यानी जो बहादुर था नौकर था उसको कितने रुपए की रिश्तेदार यानी जो लेखक के पत्नी के जो रिश्तेदार आए थे बहादुर को कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगाया था? तो ऑप्शन नंबर ए 10 रुपये के, ऑप्शन नंबर बी 11 रुपये की, ऑप्शन नंबर सी 12 रुपये के, ऑप्शन नंबर डी 13 रुपये के। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? बहादुर जो था उसको 13 यानी 11 रुपये के इल्जाम लगाया था लेखक के यानी लेखक के पत्नी के रिश्तेदार ने। उसके बाद देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर यानी 26 नंबर क्वेश्चन में क्या है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय, यानी जो बुढ़ापा है उसमें कौन सा प्रत्यय, यानी प्रत्यय का मतलब क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में लग करके उसके अर्थ को परिवर्तन कर देता है यानी बदल देता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उपसर्ग कहते हैं। तब बताइए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय यानी बाद में कौन सा शब्द में यानी जो शब्द है उसमें कौन सा लास्ट में ऐसा शब्द आया है, कौन सा अक्षर आया है? तब बताइए। ऑप्शन नंबर ए पा, ऑप्शन नंबर बी अपा, ऑप्शन नंबर बी आपा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आप। तब बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से। तो क्या यानी इसको अगर संधि विच्छेद करे, बूढ़ा का अगर संधि विच्छेद करे तो क्या हो जाएगा? बूढ़ा
बूढ़ा प्लस पा, तो क्या हो रहा है लास्ट में क्या आ रहा है, पा आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर है यानी पा हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी निम्नलिखित जो शब्द दिया गया है इसमें से कौन सा जो शब्द है वो सही है, शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर बी उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर सी उच्छ्वास, ऑप्शन नंबर डी उच्छ्वास। तब बताइए 27 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से 27 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या है सही है उच्छ्वास, यानी यही क्या है सही है, यही शुद्ध रूप है। उसके बाद देखिए क्या लिखा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी उसी प्रकार है, बताइए जो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा जो शब्द है वो शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन में चरमोत्कर्ष, ये गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए चरमोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर बी चरमोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी चरमोत्कर्ष, ऑप्शन नंबर डी चरमोत्कर्ष। तो बताइए इसमें से क्या हो जाएगा, 28 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए, तो क्या होगा बताइए, चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष, इसका भी चरमोत्कर्ष है। देखिए यानी लगभग जो देखा जाए तो चरमोत्कर्ष यानी ए और सी जो है सेम सेम क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ देखिए ये भी क्या है सेम क्वेश्चन है, चरमो उत्कर्ष, चरमो उत्कर्ष, लेकिन यहाँ देखिए जो चारों ऑप्शन है लगभग सेम ही दिखाई दे रहा है, तो इसलिए यहाँ वो नहीं होगा बल्कि चरमो उत्कर्ष ऐसे लिखाता है। हम अभी आपको लिख के बता देते हैं। चरमोत्कर्ष, हाँ चरमोत्कर्ष ऐसे लिखाएगा। चरमोत्कर्ष, चरमोत्कर्ष यानी आधा तो रहेगा उस पर से फिर इस तरह रहेगा, तब होगा इसका सही आंसर यानी चर्म उत्कर्ष। तो इसका लिख लीजिएगा, इसका यानी ये जो है इसका ऑप्शन जो है गलत है 28 का। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, यानी ये ऑप्शन यानी देखिए 29 नंबर में जो ऑप्शन है क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, यह जो बालक है वो कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, बच्चा का मतलब बच्चा का क्या समाचार है। उसके बाद क्या लिखा है, फूलों की एक माला ला दीजिए। लाता यानी लाता दो चिट्ठी लिखी, यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी ये क्या है, यह बालक कहाँ जा रहे हैं, यानी ये क्या है गलत है, यह जो सेंटेंस है गलत है, यह बालक कहाँ जा रहा होगा, यानी जा रहा है, ये इसका सही होगा। बच्चे का यानी बच्चा का क्या समाचार, यानी बच्चा यहाँ नहीं होगा बल्कि क्या होगा बच्चे का क्या समाचार, ये होगा सही। अगर देखिए डी नंबर क्या है, लता दो चिट्ठी लिखी, यानी इस ये भी सही नहीं है, तो इसका क्या होगा अगर सही बनाएंगे तो लता ने दो चिट्ठियाँ लिखी, यानी लता ने दो चिट्ठियाँ लिखी, यानी चिट्ठियाँ हो जाएगा क्योंकि एक से अधिक चिट्ठी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ चिट्ठियाँ लिखी, तो ये भी गलत है, बी भी गलत है, उसके बाद डी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 29 का ऑप्शन सी होगा, फूलों की एक माला ला दीजिए, ये सही है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मुहावरा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो ऑप्शन नंबर एक क्या है, प्रतिभावन होना यानी प्रतिभावना होना। उसके बाद बुद्धि ही यानी बुद्धिमान होना, बुद्धि का उपयोग करना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तब बताइए अक्ल पर पत्थर पड़ना यानी अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या होगा, 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, यानी बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 31 नंबर क्वेश्चन, वर्ण यानी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, यानी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं या भेद होते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा क्या आता है व्यंजन वर्ण। तब बताइए ऑप्शन नंबर ए में क्या है 2 है, ऑप्शन नंबर बी में 3 है, 4 है, 10 है। तब बताइए कितना हो जाएगा, वर्ण के दो भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा 32 नंबर क्वेश्चन, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी जो स्वर वर्ण होता है उसकी संख्या कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर डी 21। तब बताइए क्या होगा, स्वर वर्णों की संख्या हम सभी जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है 11 होता है, अ से लेकर के और औ तक को हम लोग क्या कहते हैं स्वर वर्ण कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है
व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 27 है, ऑप्शन नंबर बी 30 है, ऑप्शन नंबर सी क्या है 33 है, ऑप्शन नंबर डी 37 है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा 33 होगा। ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। तो स्वर यानी व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है 33 है। उसके बाद आइए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। क का उच्चारण स्थान क्या है, यानी क का उच्चारण स्थान क्या है। इसका थोड़ा सा एक ट्रिक बता देते हैं आप लोग को कैसे याद रखना है। जैसे अगर पूछेगा क ख ग घ यानी जैसे अगर पूछते क ख ग घ यानी तो देखिए पहले क्या याद रखना है, एक जो ट्रिक है याद रखना है क्या KTM यानी KTMDO यानी के से क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा। उसके बाद यानी के से क्या हो जाएगा कंठ हो जाएगा। उसके बाद में देखिए टी से क्या हो जाएगा तालु हो जाएगा। उसके बाद देखिए एम से क्या हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। उसके बाद डी से क्या हो जाएगा दांत हो जाएगा। उसके बाद ओ से क्या हो जाएगा ओष्ठ हो जाएगा। तो बताइए यहाँ नहीं ये तो याद ही रहेगा। कंठ का मतलब स्टार्टिंग में याद रखिएगा क से लेकर के अंग तक को यानी क से लेकर के अंग तक का जो उच्चारण होता है यानी कवर्ग वो किससे होता है कंठ से होता है। तो ऐसा तो याद ही रहेगा। क ख के बाद क्या आता है च छ जाता है। तो च से लेकर के य तक का उच्चारण किससे होगा तालु से होगा। उसके बाद एम से क्या होता है मूर्धा। तो इसका क्या रहेगा च छ के बाद क्या आएगा ट से लेकर के अड़ा तक को हम लोग क्या कहते हैं इसका उच्चारण किससे होता है मूर्धा से होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है उसके बाद क्या आएगा त से लेकर के न तक को यानी त से लेकर के न तक का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं दांत से करते हैं। उसके बाद प से लेकर के और म तक यानी प से लेकर के म तक का उच्चारण हम किससे करते हैं तो ओठ से करते हैं। तो यह जो ट्रिक है आप याद कर लेते हैं KTM2। तो क्या हो जाएगा यानी के से कंठ टी से तालु एम से मूर्धा एम से यानी डी से दांत और ओ से ओष्ठ यानी तो ऐसा तो याद ही रहेगा। से पहले क ख आता है उसके बाद च से जाता है उसके बाद ट ठ ड ढ त थ द उसके बाद प फ हुआ। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं इसको उच्चारण के। तो बताइए जो क है उसका उच्चारण स्थान क्या होगा यानी हम लोग जो क है वो किससे बोलेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए दांत से, ऑप्शन नंबर बी तालु से, ऑप्शन नंबर सी नासिक से और ऑप्शन नंबर डी कंठ से। तब बताइए क्या होगा क का उच्चारण स्थान KTM यानी पहले क्या आ रहा है के यानी के से क्या होगा यानी पहले के आ रहा है तो के में पहले क ख आएगा पहले तो के से क्या हो जाएगा कंठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कंठ से। उसके बाद क्या लिखा है तालव्य स्वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा यानी जो तालव्य स्वर्ण है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा तालु, ऑप्शन नंबर बी नासिक, ऑप्शन नंबर सी ओष्ठ, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दांत। तब बताइए जो तालव्य स्व है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तब 35 का ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी जैसे हम लोग लिखे थे क्या KTMDO। तो यहाँ देखिएगा आप क्या आता है यहाँ य यानी यहाँ आता है य और तालव्य स का उच्चारण स्थान होता है यानी जो च छ ज होता है उसके अलावा भी आता है उसके पहले बताएं। उसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा क्या जो मूर्धन्य होता है उसका उच्चारण स्थान एम से होता है यानी मूर्धा से होता है। उसके बाद जो दांत होता है दांत का उच्चारण स्थान किससे होता है दंती स से होता है। तो जो तालु है उसका उच्चारण स्थान यानी तालव्य स है उसका उच्चारण स्थान किससे होगा तो तालु से होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35 का। उसके बाद क्या लिखा है छ और उच्च यानी छ और तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या होगा। अभी बताए हैं तालव्य स का उच्चारण स्थान क्या था तालु था। तो छ का भी क्या हो जाएगा तालु। जैसे इसे क्या बताए थे KTM2 यानी KTM। तो के से क्या था कंठ था यानी क ख आएगा। उसके बाद क्या था टी से तालु था जिसमें च छ ज जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 37 नंबर यानी 37 नंबर में देखिए क्या लिखा है म का उच्चारण स्थान क्या ऑप्शन नंबर ए दांत, ऑप्शन नंबर बी कंठ तालु, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी नासिक, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा। तब बताइए जो म है जब भी दिखे आपको किसी भी यानी किसी भी जैसे कवर्ग हो गया चवर्ग हो गया तो किसी भी यति का जो लास्ट वाला होता है जैसे अंग हो गया म उसके बाद य हो गया उसके बाद न हो गया
अड़ा हो गया, यानी अड़ा हो गया, उसके बाद म हो गया। ये सब अगर देखे लास्ट वाला किसी भी मतलब अक्षर का यानी किसी भी व्यंजन वर्ण का अगर लास्ट वाला दिखे तो समझिएगा उसका उच्चारण किससे होता है, नासिक से होता है, नहीं नाक से होता है। तब बताइए जो म का उच्चारण होगा किससे होगा, ऑप्शन नंबर ए दांत से, उसके बाद कंठ तालु से, नासिक से, मूर्धा से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, यानी 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नहीं नासिक से। उसके बाद यहाँ भी देखिए क्या लिखा है, न का उच्चारण स्थान क्या है, न का मतलब क्या होता है, लास्ट वाला है, तथा का लास्ट वाला है, तो इसका भी उच्चारण किससे होगा, नासिक से ही होगा। अगर देखिए तथा से लेकर के न का भी उच्चारण किससे होता है, तो किससे होता है, यानी जो तथा यानी दांत से होता है। तो यहाँ देखिएगा अगर दोनों अगर दिया रहे, अगर न पूछे यानी अगर आपसे यानी न पूछे, अगर ऑप्शन में दिया रहे यानी दांत भी दिया रहे, यानी त से लेकर के न तक का उच्चारण किससे होता है, दांत से होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको दांत भी दिया रहे और नासिक भी दिया रहे तो किसको लगाना है, नासिक को ही लगाना है। अगर अंत वाला दे तब न, अगर न को छोड़ करके जैसे त दे, थ दे, तो अब लगाना है हमें क्या, दांत। अगर यानी नासिक और दांत दे तो क्या लगाना है, दांत। अगर नासिक ना रहे यानी अगर ऑप्शन में क्या रहे, अगर पूछता है न का उच्चारण स्थान क्या होगा, अगर ऑप्शन में नासिक ना रहे तब क्या लगाना है, दांत को लगाना है। तब बताइए 38 का आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। उसके बाद 39 नंबर में देखिए क्या लिखा है, दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी जो हर्षौ उ होता है और जो दीर्घ उ होता है उसका भी उच्चारण भी किससे होता है, ओठ से होता है। किससे होता है, ओठ से इसका उच्चारण होता है। दोनों का हर्षौ उ और दीर्घ उ का उच्चारण ओठ से होता है। तो बताइएगा ऑप्शन नंबर है दांत से, ऑप्शन नंबर बी ओठ से, ऑप्शन नंबर सी दांत यानी कंठ तालु से, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा से। तो क्या हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हाँ 40 नंबर क्वेश्चन में देखिए हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, यानी जो हिंदी है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर है 30, ऑप्शन नंबर बी 44, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी 24। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी जो हिंदी में अगर कुल वर्णों की संख्या देखा जाए तो कितना है, 44 होती है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर ए यानी जो अ है उसका आचरण यानी उच्चारण स्थान क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए कंठ से, ऑप्शन नंबर बी ओठ से, ऑप्शन नंबर सी कंठ तालु से, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा से। तब बताइए 41 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो जो ये क्या है, अ का जो उच्चारण है, अगर जैसे यहाँ देखिए यानी ऊपर जो हम लिखे थे कंठ से यानी KTM यानी KTM, तो कैसे क्या था, कंठ, यानी कंठ में हम यहाँ बताए थे आप लोग को क ख आता है, क से लेकर के अंग तक आता है और इसमें भी अ और जो आ होता है ये शामिल होता है। तब बताइए इसका जो उच्चारण स्थान होगा क्या होगा, कंठ में, यानी जो क्या बोला है अ का जो उच्चारण स्थान है किससे होगा, ऑप्शन नंबर ए कंठ से, ऑप्शन नंबर बी ओठ से, ऑप्शन नंबर सी तालु से, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा से। तब बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 41 के। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, जो ल का उच्चारण स्थान किससे होता है, यानी ल का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दांत से, ऑप्शन नंबर बी ओठ से, ऑप्शन नंबर सी कंठ तालु से, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा से। तो जो ल वगैरह होता है यानी जो ल है और ल का जो उच्चारण स्थान है किससे होता है, बताइए 42 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी जो ल होता है उसका भी हम लोग यानी जो उच्चारण है वो दांत से ही करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, ए और ऐ यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, कंठ तालु, ऑप्शन नंबर बी ओठ प्लस दांत। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कंठ तालु यानी कंठ तालव्य से, उसके बाद देखो क्या लिखा है, मूर्धा से। तो बताइए जो 43 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी जो ए ऐ और होता है उसका उच्चारण हम लोग किससे करते हैं, कंठ और तालु यानी ये दोनों से हम लोग करते हैं। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 44 नंबर अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दांत, ऑप्शन नंबर बी ओठ, ऑप्शन नंबर सी क्या है कंठ तालु, ऑप्शन नंबर डी नासिक। देखिए क्या है क ख ग में क्या सबसे अंतिम वाला है अंग है, तो इसका क्या हो गया, जो भी अंतिम वाला देखिए तो क्या हो जाएगा, नासिक हो जाएगा उसका उच्चारण। तो बताइए 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी यानी नासिक। उसके बाद देखिए क्या लिखा 45 नंबर में र का उच्चारण स्थान क्या होगा, यानी जो र का उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए दांत से, ऑप्शन नंबर बी ओठ से, ऑप्शन नंबर सी
कंठ तालु से, ऑप्शन नंबर डी मूर्धा से। तो बताइए जो 45 है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो जो र का उच्चारण होता है किससे होता है, मूर्धा से होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, मूर्धन्य यानी मूर्धन्य का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए दांत, ऑप्शन नंबर बी मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी कंठ यानी कंठ तालव्य, ऑप्शन नंबर डी ओठ। तब बताइए 46 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। जैसे हम आपको बताए हैं क्या, KTM 2, तो यहाँ के से क्या था कंठ था, यहाँ क्या था तालु में आपका तलाबेशा था, उसके बाद मूर्धा में आपको मूर्धन्य था और दांत में आपका दंसा था। तो यहाँ जो क्या है मूर्धन्य पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा एम से मूर्धा हो जाएगा। तो जो 46 है इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मूर्धा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, हर्षय ई और दीर्घई ई का वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। यानी जो हर्षय ई है और जो दीर्घई ई है इसका उच्चारण हम लोग किससे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है ओठ से, ऑप्शन नंबर बी नासिक से, ऑप्शन नंबर सी तालु से, ऑप्शन नंबर डी दंतोष्ठ से। तो बताइए जो 47 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो हर्षई और दीर्घई का उच्चारण है हम लोग किससे करते हैं, तो तालु से करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, प और व का उच्चारण, यानी जो प है उसका उच्चारण था नहीं, प का उच्चारण स्थान क्या, ऑप्शन नंबर दांत ओठ से, ऑप्शन नंबर सी नासिक से, ऑप्शन नंबर सी तालु और दांत से, ऑप्शन नंबर डी ओठ और नासिक से। तो पहले देखिए जो क्या है प है, प का उच्चारण स्थान हम लोग किससे करते हैं, ओठ से करते हैं। यानी पहले क्या करते हैं ओष्ठ से करते हैं। तो देखिए ओष्ठ कहीं है, देखिए वह है, वो व का उच्चारण स्थान हम लोग न से नहीं करते। तो ओठ और जो क्या है दांत हो जाएगा। पहले तो डी होगा नहीं, उसके बाद ये होगा नहीं तालु, पहले क्या लेना है ओठ। तो ओठ वाला और दांत वाला यही ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या, दांत प्लस ओठ। उसके बाद क्या लिखा है सूरदास, यानी जो सूरदास है उसमें कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी समूहवाचक संज्ञा। तब बताइए 49 का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो क्या है सूरदास किसी व्यक्ति का नाम है, तो कौन सा वाचक हो जाए, यानी कौन सा संज्ञा होगा, सूरदास किसी व्यक्ति का नाम है, सूरदास एक कवि का नाम है। तब बताइए ये कौन सी संज्ञा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है स्थिर, यानी स्थिर में कौन सी संज्ञा है, स्थिर में कौन सी संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो बताइए 50 का आंसर क्या होगा। स्थिर यानी कोई चीज क्या है स्थिर है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यानी स्थिर उसकी क्या है भाव है कि स्थिर है, तेजी से चल रहा है, उसके बाद नहीं चल रहा है, तो ये क्या है उसका भाव है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 का बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। यानी निराला की जो साहित्य साधना है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए रघुवीर शाह है, ऑप्शन नंबर बी अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी जायसी, ऑप्शन नंबर डी यानी रामविलास शर्मा। तो बताइए 51 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए फटाफट। तो 51 का क्या हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, यानी जो निराला की जो साहित्य साधना है उसके रचनाकार है रामविलास शर्मा। उसके बाद क्या लिखा है, रामायण की यानी रामायण की रचना किस भाषा में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत में ही रामायण की रचना की गई है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, यानी अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है, यानी अमरकांत के द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है। ऑप्शन नंबर है ईदगाह, ऑप्शन नंबर बी ठेस, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी बहादुर। तब बताइए 53 का आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी अमरकांत के द्वारा लिखा गया कहानी का नाम क्या है बहादुर। तो 53 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 54 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, यानी उसका जो बाप था बहादुर का वो कहाँ मारा गया था। ऑप्शन नंबर है युद्ध में, ऑप्शन नंबर बी डकैती में, ऑप्शन नंबर सी चोरी में, ऑप्शन नंबर डी चरवाही में। तब बताइए जो 54 है उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 54 का आंसर क्या होगा। तो उसका जो पिता थे वो युद्ध में मारे गए थे, यानी लड़ाई में मारे गए थे। उसके बाद क्या लिखा है 55 नंबर, द्विवेदी जी ने यानी द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते, यानी जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उनसे किसने पूछा कि जो नाखून है वो क्यों बढ़ता है। ऑप्शन नंबर है लड़के ने, लड़की ने,
पत्नी ने नौकर ने। तब बताइए 55 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि उस समय उनके जो बच्ची थी यानी जो लड़की थी वही जो द्विवेदी जी थे उनसे पूछते हैं कि जो क्या है जो नाखून है वो क्यों बढ़ते हैं, तो उसके बारे में द्विवेदी जी बताते हैं उनको। उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या, यानी जो नागरी लिपि जो पाठ है वो कैसा है। ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार है कि निबंध है कि भाषण है कि कहानी है। तो बताइए 56 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाफट। तो ये क्या है जो नागरी लिपि है, एक प्रकार का निबंध है, तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, यानी जो स्वदेशी जो पाठ है उसके रचनाकार कौन है, उसके कवि कौन है। ऑप्शन नंबर ए यानी रामधन, क्या लिखा है मालधनी, उसके बाद श्याम घन, प्रेम घन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी स्वदेशी के लेखक कौन है, स्वदेशी के जो रचनाकार है कौन है, प्रेम घन है। उसके बाद क्या लिखा है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि, यानी जो रेनर मारिया रिल्के जो है एक विदेशी कवि थे, वो कौन से भाषा के कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए जर्मन के, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटिश के, ऑप्शन नंबर सी फ्रांसी यानी फ्रांसीसी के यानी फ्रांस के, ऑप्शन नंबर डी चीनी के। तो बताइए जो 58 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो रेनर मारिया रिल्के थे वे एक कवि थे, यानी एक मतलब कविता के पोएट थे, जिस कविता का नाम क्या है, मेरे बिना तुम प्रभु। उन्होंने जर्मन भाषा के क्या है, एक कवि है, यानी जो रेनर मारिया रिल्के एक जर्मन भाषा के यानी जर्मनी के कवि है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ जो है, यानी जो पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो बताइए जो 59 है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कहानी है, ऑप्शन नंबर बी रिपोर्टार्जन है, ऑप्शन नंबर सी क्या है साक्षात्कार है, ऑप्शन नंबर डी भाषण है। तो बताइए 59 का जो आंसर है क्या होगा, जल्दी से बताइए। 59 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी जीत जीत में जो लिखा था पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें क्या है यानी साक्षात्कार है, क्या है एक साक्षात्कार है। उसके बाद क्या लिखा है, 60 नंबर क्वेश्चन है, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, यानी जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के क्या लगते थे। ऑप्शन नंबर ए मौसा, ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर सी चाचा, ऑप्शन नंबर डी पिता। था बताइए 60 का जो आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए। तो क्या होगा 60 के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी उसके जो चाचा थे, यानी जो पंडित बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, शंभू महाराज नाम था। तो 60 के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है 61 नंबर क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा, यानी लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विद्या कैसी, यानी जो लौट कर आऊँगा फिर उसके यानी उसके पाठ की कैसी विद्या है, कविता है, कहानी है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ये क्या है एक कविता है लौट कर आऊँगा फिर, जो जीवनानंद दास है वो कहते हैं कि जब मैं मरूंगा तो फिर से मैं वापस आऊँगा, कभी पक्षी के रूप में तो कभी क्या यानी अलग अलग मतलब जो भेष में कहते हैं जो जीवनानंद दास है वो आने के लिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, विशेषण के प्रकार, यानी जो विशेषण है उसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है एक, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। तो बताइए जो विशेषण है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो 62 के आंसर बताइए कितने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर यानी बताइए जो क्या है विशेषण है, एक तो होता है क्या गुणवाचक विशेषण होता है, दूसरा नंबर में क्या लिखा है, दूसरा नंबर में क्या होता है जो संख्यावाचक विशेषण होता है। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या होता है परिणामवाचक विशेषण होता है। और ऑप्शन नंबर यानी 4 में क्या होता है सर्वनामिक विशेषण होता है, क्या होता है सर्वनामिक विशेषण होता है। तो कितना हो गया 4 गो विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो क्या हो जाएगा 62 का आंसर कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 1 2 3 4 बताइए क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया पाठ कौन है, यानी जो कुंवर नारायण थे उनके द्वारा कौन सा पाठ ऐसा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए यानी अक्षर ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन नंबर सी मछली, ऑप्शन नंबर डी बहादुर। तो बताइए 63 जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। जो एक वृक्ष की हत्या है उसी का राइटर कौन है, यानी एक वृक्ष की हत्या के राइटर है यानी पाठ के लेखक है कुंवर नारायण। उसके बाद क्या लिखा, या लकुटी अरु कमरिया पर नाचती हूँ, पूर की तीजे डारो
यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखा गया है, यानी यह जो पंक्ति है वो किसके द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी घनानंद के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रसखान के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी प्रेमघन के द्वारा। तब बताइए जो 64 का आंसर होगा क्या होगा, जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से क्या होगा 64 का आंसर जल्दी से। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो रसखान है वही कहते हैं कि अगर कृष्ण की अगर मिल जाए क्या एक छोटी सी जो लाठी थी लकुटी है अगर मिल जाता हमें, और जो भगवान कृष्ण की जो कंबल है वो अगर हमें ओढ़ने को मिल जाता तो मैं तीनों जो राज का जो सुख है वो त्याग देता, तीनों लोगों का जो सुख है उसको मैं त्याग देता। ऐसा कौन कहते हैं, तो रसखान ही कहते हैं जो एक कृष्ण के बहुत ही बड़े भक्त थे। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 65 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राम इकबाल सिंह राकेश, ऑप्शन नंबर सी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी दीनगढ़। बताइए क्या होगा 65 का आंसर जल्दी से बताइए। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे वही बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक थे। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा 65 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है संख्यावाचक विशेषण क्या है, संख्यावाचक विशेषण का मतलब क्या होता है, जो संख्या का बोध कराए उसी को क्या कहते हैं यानी संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 4 है, ऑप्शन नंबर बी कला है, ऑप्शन नंबर सी थोड़ा है, ऑप्शन नंबर डी अधिक है। तब बताइए संख्यावाचक विशेषण इसमें क्या होगा, कौन संख्या का बोध करा रहा है, यानी कौन गिनती का बोध करा रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए यानी 4। उसके बाद क्या लिखा है ननकाना साहब का निबंध है, यानी ननकाना साहब के द्वारा लिखा गया, मतलब जो ननकाना साहब का संबंध किससे है बताइए। ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक से, ऑप्शन नंबर बी रसखान से, ऑप्शन नंबर सी प्रेमघन से, ऑप्शन नंबर डी घनानंद से। बताइए तो क्या होगा 67 का आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर ए जो गुरु नानक थे उन्हीं का जो जन्म स्थल है, जो जन्म निवास है वही क्या कहलाता है ननकाना के, यानी ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ है आज अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 68 नंबर क्वेश्चन है, नाखून हमारी डॉट 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 के अवशेष, यानी जो हमारी नाखून है किसका अवशेष है, किसका बचा हुआ भाग है। तो ऑप्शन नंबर ए मानवता का, ऑप्शन नंबर बी दया यानी दया का, ऑप्शन नंबर सी पशुता का, ऑप्शन नंबर डी करुणा का। तब बताइए 68 का जो आंसर है क्या होगा जल्दी से बताइए। जो पशुता है उसी का निशानी है हमारे यहाँ, जिसका नाम क्या है नाखून। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पशुता। उसके बाद क्या लिखा है 69 नंबर क्वेश्चन, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है, यानी जो स्टार्टिंग वाला हिंदी का साहित्य है वो कब से मिलने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर है 5वीं 6वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर बी 8वीं 9वीं शताब्दी से, ऑप्शन नंबर सी 10वीं 11वीं शताब्दी से, और ऑप्शन नंबर डी 3री 4थी शताब्दी से। तो बताइए जो 69 है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 8वीं 9वीं शताब्दी से जो हिंदी का जो साहित्य है वो शुरुआती में मिलने लग जाता है। उसके बाद देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, अमरकांत का जन्म कौन से ईस्वी में हुआ था, यानी जो अमरकांत थे उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1920, 1925, 1930, 1935। तो बताइए जो 70 है उसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। तो 1925 में जो अमरकांत थे उनका जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर कितना है 71। क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्या लिखा है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है, यानी इसमें जो भाववाचक संज्ञा है जिसको हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, यानी एक महसूस एक भाव कर सकते हैं, उसकी कल्पना कर सकते हैं, उसके बारे में बताइए। संज्ञावाचक यानी जो भाववाचक संज्ञा है उसका उदाहरण क्या है, यानी जो मोहन है एक प्रकार का क्या है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। सेना यानी सेना या क्या है, सेना में अगर देखा जाए तो पूरा सेना आ जाएगा। तो इसका कौन सा एक क्या है, यानी कौन सा मतलब ये कौन सा संज्ञा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा, यानी कैसा है समूहवाचक संज्ञा, यानी भीड़ का बोध कराता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी देख लिया जाए तो पत्थर है, यानी पत्थर से देखा जाए तो क्या है पर्वत है, यानी जो पहाड़ है उसी से पत्थर निकलता है। तो पत्थर से देखा जाए तो ये क्या है पूरे पत्थर का बोध कराएगा। तो क्या हो जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये जो बच गया बचपन यही क्या कहलाता है भाववाचक, ये क्या है इसको सिर्फ हम लोग मतलब महसूस कर सकते हैं देख सकते हैं। जैसे क्या हो गया बचपना हो गया, बुढ़ापा हो गया, अमीरी हो गया, गरीबी हो गया, ये सभी क्या है एक भाव है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, नहीं बचपना। उसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, किशोर से यानी किशोर से मार खाने के बाद बहादुर क्या करता था। ऑप्शन नंबर ए
प्रतिरोध करता था, यानी उसका विरोध करता था, हंगामा यानी हंगामा खड़ा कर देता था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, रोने लग जाता था। बताइए तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? जब किशोर का जो साइकिल वगैरह या जूता वगैरह साफ मतलब साफ करता था, अगर कुछ गलती हो जाता था तो जो किशोर था वो बहादुर को क्या करता था, यानी अगर डांटता था, पीटता था, तो जो बहादुर था वो क्या करता था, कैसा वो मतलब उसके के साथ कैसे व्यवहार करता था, वो उसका विरोध करता था कि हंगामा खड़ा करता था, कि चुपचाप किसी कोने में खड़ा रहता था या रोने लगता था। तो बताइए क्या होगा 72 का आंसर, जल्दी से बताइए। तो वो चुपचाप किसी कोने में खड़ा रह जाता था। कौन? कि जो बहादुर था नौकर, वो किसी कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता था, कोई भी अगर जो किशोर था वो कोई बोलता था या मारता था तो। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर क्वेश्चन है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन नंबर बी व्लादिमीर यानी नबकीन, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी दोस्तोयेवस्की, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो 73 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए लियो टॉल्स्टॉय। हम लोग 9th क्लास में पढ़ते क्या? टॉल्स्टॉय के घर में जो कहाँ के थे? रूस के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 73 का? रूसी जाति और अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले, बढ़ावा देने वाले जो साहित्यकार थे तो कोई कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय ही थे। उसके बाद क्या लिखा है ऑप्शन यानी 74 नंबर क्वेश्चन क्या है? कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं, यानी जो कथक जो नृत्य है, नाच है, डांस है, उसके पर्यायवाची क्या माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर बी बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर सी जाकिर हुसैन। तो बताइए जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका संबंध नाच से था, बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से था, और जाकिर हुसैन का जो क्या है संबंध है वो किससे है? तबला से है। तो नृत्य से किसका है, नाच से किसका है? तो पंडित बिरजू महाराज कहता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 74 का? ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है? भाववाचक यानी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन नहीं है? तो बताइए जो भाववाचक है उसका उदाहरण कौन नहीं है? तो देखिए भलाई जो है शब्द, ये भी क्या है? भाववाचक का उदाहरण है। सुंदरता भी भाववाचक का है, अच्छा भी भाववाचक का है। लेकिन यहाँ देखा जाए दूध, तो ये क्या है? भाववाचक का ना है बल्कि द्रव्यवाचक का है। कौन? जो दूध है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उसके बाद क्या लिखा? जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ का केंद्र क्या है, यानी इस पाठ के केंद्र में कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर यानी जो जाकिर हुसैन है, ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए 76 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिसका नाम क्या है? पंडित बिरजू महाराज ही इस पाठ के केंद्र में है। कौन? पंडित बिरजू महाराज ही हैं जीत जीत मैं निरखत पाठ का केंद्र में। उसके बाद देखिए क्या लिखा? 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? अज्ञे ने सूत्रपात किया था, यानी जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे थे उन्होंने किसका सूत्रपात किया था? तो ऑप्शन नंबर देखिए क्या लिखा है? ऑप्शन नंबर ए में है छायावादी, ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवादी, ऑप्शन नंबर डी प्रयोगवाद का, ऑप्शन नंबर डी प्रबद्धवाद का। तो बताइए जो 77 है उसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद का उन्होंने सूत्रपात किया था, संपादन किया था अज्ञे जी ने। उसके बाद क्या लिखा है? स्वर संधि का उदाहरण कौन है? यानी जो स्वर संधि है उसका उदाहरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? रामावतार, ऑप्शन नंबर बी यानी परमानंद, ऑप्शन नंबर सी कविंद्र, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो डी हो जाएगा। देखिए जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर संधि करेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो रामावतार का क्या हो जाएगा? राम यानी रामा जोड़ यानी राम जोड़ अवतार, यानी राम जोड़ अवतार, यानी राम जोड़ अवतार। तो यहाँ भी देखिए अगर जब हम संधि करते हैं तो इसके अंत में क्या है? अ है। अगर म को हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है? आधा म प्लस अ आता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो इसको देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं तो क्या होता है? राम प्लस अवतार, यानी राम प्लस अवतार। तो यहाँ देखिए इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो जब भी हम संधि करते हैं इसके लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है, इसके भी फर्स्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है। तो दोनों में आ रहा है, अगर स्वर आए तो समझिए क्या है? स्वर संधि है। जैसे इसको भी है क्या है? कविंद्र है। तो अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कवि जोड़ इंद्र हो जाएगा, यानी कवि जोड़ इंद्र हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसके लास्ट में क्या है? हर्षई ई आ रहा है, और इसके भी क्या है? फर्स्ट में जब भी हम संधि करते हैं तो पहले वाले के लास्ट वाला देखते हैं, और जो अंतिम वाला है उसके फर्स्ट वाला देखते हैं, यानी पहिलका का बाद वाला देखते हैं और दूसरिका का पहले वाला, यानी जो मतलब जो भी रहता है उसमें जो चिन्ह रहता है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है? लास्ट में क्या है? हर्षई है, और यहाँ भी क्या है? हर्षई है। दोनों में क्या है? स्वर है, तो ये भी क्या होगा? स्वर संधि होगा। उसके बाद क्या लिखा है?
परमानंद, यानी परमानंद का भी हम लोग संधि विच्छेद करें तो क्या होता है, परम यानी परम जोड़ आनंद, यानी परम जोड़ आनंद। तो यहाँ देखिए इसके लास्ट में क्या है, अगर म को हम लोग तोड़ेंगे तो आधा म प्लस अ आएगा, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, अ रहा है, और इसके फर्स्ट में क्या है, आ है, यानी दोनों में देखिए क्या है, स्वर है, तो दोनों क्या कहलाएगा, स्वर संधि कहलाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 78 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ये सभी है। उसके बाद क्या लिखा है 79, यानी 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, मदन क्या है, यानी मदन कौन था। ऑप्शन नंबर ए सोफर का बेटा, ऑप्शन नंबर बी सेन साहब का बेटा, ऑप्शन नंबर सी किरानी का बेटा, ऑप्शन नंबर डी यानी सेन साहब के मित्र का बेटा। यानी जो मदन था वो एक किरानी का बेटा था, यानी जो किरानी कौन थे, गिरधर, यानी गिरधर लाल किरानी का काम करते थे किनके यहाँ, सेन साहब के यहाँ। तो बताइए 79 का आंसर क्या हो जाएगा, किरानी का बेटा था कौन, मदन। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 79 का सी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा, अन्य, यानी अन्य पुरुष, यानी क्या भेद है, यानी अन्य पुरुष किसका भेद है, तो बताइए जो अन्य पुरुष है वो किसका भेद है। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा का, ऑप्शन नंबर बी विशेषण का, ऑप्शन नंबर सी यानी क्रिया का, ऑप्शन नंबर सी पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं उसी के क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन, अन्य यानी उत्तम पुरुष कह दे, या प्रथम पुरुष दूसरा नंबर में हो जाएगा, मध्यम पुरुष, और तीसरा नंबर अन्य पुरुष होता है, वही क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है। उसके बाद देखिए 81 नंबर में क्या लिखा है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन, प्रथम यहाँ उत्तम पुरुष, ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा में क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, तीसरा में हो जाएगा अन्य पुरुष। तो क्या हो जाएगा, जो 80 है अन्य पुरुष किसका भेद है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 81 नंबर पंडित बिरजू महाराज को गांडा किसने बना था, यानी जो गांडा होता है बंधने वाला जो घुंघरू टाइप का होता है, उनको किसने बना था। ऑप्शन नंबर ए पिता ने, ऑप्शन नंबर बी माता ने, ऑप्शन नंबर सी भाई ने, ऑप्शन नंबर डी बहन ने। तब बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी उनके पिता ने ही इनको गांडा बांधा था। जब पंडित बिरजू महाराज स्टार्टिंग में 500 रुपये नाच करके कमा करके लाए थे, तो 500 रुपया दिए अपने पिता को गुरु दक्षिणा के रूप में, तभी उनको गांडा बांधा गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, लौट कर आऊँगा फिर, यानी लौट कर आऊँगा फिर, इस पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए प्रेमगन, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत, ऑप्शन नंबर डी जीवनानंद दास। तो 82 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जीवनानंद दास ही होंगे। उसके बाद क्या लिखा है, जापान पर परमाणु बम गिरा, यानी किसने गिराया था जापान पर परमाणु बम। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड ने, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर सी चीन ने, ऑप्शन नंबर डी रूस ने। तो बताइए जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अमेरिका ने ही जापान पर परमाणु बम गिराया था। एक क्या था नागासाकी, और एक हिरोशिमा पर उन्होंने बम गिराया था। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, रोन नदी बहती है, यानी जो रोन नदी है वो कहाँ बहती है। ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी क्या है, यानी रूस में। तो बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रूस में ही रोन नदी है वो बहता है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर में क्या है, द्विगु समास कौन नहीं है, यानी इनमें से बताइए जो द्विगु समास है वो कौन नहीं है। यानी देखिए द्विगु का मतलब क्या होता है, इसको हम ट्रिक से बताए थे। द्विगु यानी द्विगु का मतलब क्या होता है, दो, यानी द्विगु का मतलब ऐसा देखा जाए ट्रिक के तौर पर, तो द्विगु का मतलब दो, दो ये क्या है संख्या है, यानी दो ये क्या है संख्या है, यानी जिस शब्द में संख्या का बोध कराए उसको क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। तो देखिए त्रिलोक, यानी त्रिलोक का मतलब क्या आता है, 3 लोक, यानी तीनों लोकों को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिलोक कहते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, शताब्दी। शताब्दी का मतलब क्या होता है, 100 वर्ष, यानी 100 वर्ष को हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी। तो यहाँ किसका बोध करा रहा है, यानी 100 का बोध करा रहा है। उसके बाद देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 9 रत्न, यानी रत्न कितने हैं 9, ये भी किसका बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। लेकिन जो भाई बहन है ये संख्या का बोध नहीं करा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें से कौन द्विगु समास नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जो भाई बहन है ये क्या है तत्पुरुष समास है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये द्विगु समास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए क्या लिखा है ऑप्शन नंबर यानी 86 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेखक अपने पिता से यानी लेखक जो है अपने पिता से यानी अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, यानी जो लेखक है वो अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था। ऑप्शन नंबर ए खाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी खेलने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कुएं में पालने के लिए, ऑप्शन नंबर डी फेंकने के लिए। तो बताइए जो 86 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, कुएं में उसको पोसने के लिए पालने के लिए वो अपने पिता से मछली मांग रहे थे। उसके बाद बताइए इनमें से कौन जो है कविता नहीं है, यानी अक्षर ज्ञान एक कविता है, स्वदेशी भी एक कविता है, हमारी नींद भी एक कविता है, लेकिन जो शिक्षा और संस्कृति है कविता नहीं है, ये क्या है कहानी है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 88 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा है, मोहरा यानी मोहरा जो नदी है शहर से यानी कौन से शहर से, यानी शहर से कितने दूर पर थी, यानी जो मोहरा नदी है वो शहर से कितने दूर पर थी। ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है 1 मील, ऑप्शन नंबर बी 2 मील, ऑप्शन नंबर सी 3 मील, ऑप्शन नंबर डी 4 मील। तो जो 88 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3 मील दूर था। चलिए आगे 89 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या बोलता है, 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, राजदूत में क्या है, यानी कौन सा समास है, यानी जो राजदूत है उसमें कौन सा समास है। तो देखिए पहला जो यानी जो समास होता है उसकी संख्या 6 होता है, एक और जो समास है वो ऐड हो जाता है जिसका नाम क्या है नए समास, तो वो अलग से ऐड हो जाता है। तो राजदूत में कौन सा शब्द है, तो देखिए अगर राजदूत को हम लोग तोड़ेंगे अच्छे तरीके से लिखे देंगे तो क्या लिख सकते हैं, राजा का दूत, यानी क्या लिख सकते हैं राजा का दूत क्या कहलाता है, राजदूत कहलाता है। देखिए इसमें क्या है जो का है, यानी जो इसमें जो का विभक्ति है वे गायब है, यानी क्या है गायब है। जब भी ये गायब दिखे, जो भी बीच में विभक्ति जो होता है जैसे का हो गया, के लिए हो गया, में हो गया, के हो गया, ये सब अगर विभक्ति जो है गायब दिखे हटा हुआ दिखे तो समझ जाइएगा कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। तो क्या हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर में क्या लिखा है तत्पुरुष समास, तो 89 का आंसर क्या हो जाएगा तत्पुरुष समासी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है आविन्यो, यानी आविन्यो कौन से नदी के किनारे अवस्थित, यानी जो आविन्यो है कौन से नदी के किनारे अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए रावी के, ऑप्शन नंबर बी रोन नदी के, ऑप्शन नंबर सी ब्यास नदी के, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी के। तो जो 90 है उसका आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, जो आविन्यो है कौन से नदी के किनारे अवस्थित है, तो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है गिरधर लाल है, यानी जो गिरधर लाल है वो क्या है सेन साहब का मित्र है, सेन साहब का भाई है, मदन के पिता है, सेन साहब के पड़ोसी है। तब मदन के पिता का नाम ही क्या था गिरधर लाल था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी यानी मदन के पिता। उसके बाद क्या लिखा है संतु, यानी संतु के मारे, यानी संतु किसके मारे कांप रहा था, यानी जो संतु था वो किसके मारे कांप रहा था, वो भीग गया था तो किसके मारे कांप रहा था। ऑप्शन नंबर ए ठंड के मारे, डर के मारे, खुशी के मारे, दर्द के मारे। तो जो 92 है उसका आंसर क्या हो जाएगा ठंड, यानी जो संतु थे वे बारिश में भीग गए थे, मछली लेकर के भाग रहे थे जिसके कारण वे भीग गए थे, तो वो ठंड के मारे कांप रहे थे। उसके बाद क्या लिखा है 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, 93 नंबर क्वेश्चन है बहुब्रीही समास इनमें से कौन है, यानी जो बहुब्रीही समास होता है उसका कौन सा पद जो है प्रधान होता है। ऑप्शन नंबर ए पूर्व पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर बी उत्तर पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर सी दोनों पद प्रधान होता है, ऑप्शन नंबर डी कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो बताइए जो बहुब्रीही समास होता है उसका दोनों पद प्रधान होता है। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा 93 क्या हो जाएगा, यानी इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 94 नंबर में देखिए क्या लिखा है मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध यानी सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से संपूर्ण यानी परिपूर्ण देश कौन है। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत।
तो बताइए जो 94 उसका आंसर क्या हो जाएगा। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा यानी सभी मतलब सभी प्राकृतिक सौंदर्य से सभी तरह से सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो कौन सा देश हो सकता है, अपने ही देश हो सकता है, उसके अलावा कोई देश उतना मतलब वही उसके अलावा यानी भारत के अलावा कोई देश है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है 95 नंबर देखिए क्या लिखा है, कामरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। यानी जो कामरुद्दीन थे उनका जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी बिहार में, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। तो बताइए जो 95 है उसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार में ही कामरुद्दीन का जन्म हुआ था। नहीं जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्हीं का नाम था शायद। उसके बाद क्या लिखा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं, यानी इसमें कौन जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो जैसे देखिए जगन्नाथ, यानी जगन्नाथ को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो क्या होता है, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या हो जाएगा जगत, यानी जगत जोड़ नाथ, जगत जोड़ नाथ। तो देखिए ये क्या है आधा त है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ आधा त है और यहाँ भी क्या है यानी न है। तो दोनों क्या है अलग अलग है, व्यंजन संधि है। तो ये क्या हो जाएगा व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, अगला क्या है वागीश, यानी वागीश को हम लोग अगर तोड़ते हैं जो वागीश है उसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा वाक जोड़ ईश हो जाएगा, यानी वाक जोड़ ईश हो जाएगा, यानी वाक जोड़ ईश हो जाएगा। देखिए यहाँ भी क्या है ये क्या है व्यंजन संधि है, यहाँ स्वर संधि, यानी जब भी व्यंजन संधि का मतलब क्या आता है जब व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन वर्ण या जो स्वर वर्ण होता है व्यंजन या स्वर वर्णों के बीच जब मिलन होता है यानी मेल होता है उससे जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं व्यंजन संधि कहते हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा वाक जोड़ ईश, यानी ये क्या है यहाँ क्या है यानी यहाँ व्यंजन वर्ण है, यहाँ क्या है यानी स्वर वर्ण है, यानी स्वर संधि है, यहाँ व्यंजन संधि है। तो ये दोनों में जो बनेगा तो व्यंजन संधि कहलाएगा। उसके बाद ये तो देख लिए और उपयुक्त सभी, तो ये तो होगा नहीं। और पुनर्जन्म में अगर देख लेते हैं तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है पुनः, यानी पुनः जोड़ जन्म। तो यहाँ देखिए क्या है यहाँ विसर्ग है और यहाँ व्यंजन है, तो विसर्ग संधि का ये उदाहरण है कौन पुनर्जन्म। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है 57 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है बिस्मिल्लाह खान के, यानी देखिए क्या लिखा है बिस्मिल्लाह खान के परदादा उस्ताद सलार हुसैन कहाँ के निवासी थे। यानी जो 97 नंबर क्वेश्चन है जो बिस्मिल्लाह खान के जो परदादा थे उस्ताद सलार हुसैन वो कहाँ के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए डुमराव के, ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी के, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा के, ऑप्शन नंबर डी पटना के। तो बताइए कहाँ के थे, तो डुमराव के थे, क्योंकि जो बिस्मिल्लाह खान थे उनका भी घर कहाँ था बिहार के डुमराव में था। तो क्या हो जाएगा डुमराव के ही उनके जो परदादा थे तो वही थे डुमराव के। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है 98 नंबर क्वेश्चन है मछली कहानी के लेखक कौन है, यानी जो मछली कहानी है उसके लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सांवरदैया, ऑप्शन नंबर बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर डी विनोद कुमार शुक्ल। जो 98 उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे, जो धर्मात्मा है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। जो 99 उसका आंसर बताइए ऑप्शन नंबर ए ध जोड़ आत्मा। उसके बाद क्या लिखा ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा धर्मात्म जोड़ आत्मा आ। उसके बाद क्या लिखा ऑप्शन नंबर सी धर जोड़ आत्मा, ऑप्शन नंबर डी धर्म जोड़ आत्मा। तो बताइए जो 99 है उसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि धर्म और आत्मा को जोड़ेंगे तो क्या होगा धर्मात्मा होगा। उसके बाद क्या लिखा जन्म से पागल कौन थे, यानी जो जन्म से ही पागल कौन थी। ऑप्शन नंबर ए पापाती, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी मंगू, ऑप्शन नंबर डी सीता। तो बताइए क्या हो जाएगा जो मंगू थी वो बेचारी जन्म से ही गूंगी और पागल दोनों ही थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मतलब इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का जितना भी क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन सही हुआ है उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।